देखिए भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई भी हमारी, जितने भी हमारे हेलो एल्केन्स हैं उन सबकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, वुड रिएक्शन, जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं किससे, किसी भी मेटल से तो वुड रिएक्शन मिलती है। जब सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो वुड रिएक्शन कहलाती है। मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हो आप तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। तो ये सारी बातें हमने आपको कल पढ़ा दी हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है हेलो अरीन्स का। ठीक है, हेलो अरीन्स। अब हेलो अरीन्स के बारे में हमने क्लासिफिकेशन तो शुरुआत में करा ही दिया था, तो नेचर ऑफ कार्बन एंड हमारा जो भी हेलोजन है वो तो सारा हमारा हो चुका है। 20 अब हमें इसके अंदर बस खाली जो आपके सिलेबस के अंदर बचा हुआ है, ना तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना ही प्रिपरेशन है हेलो अरीन की। तो हमें पढ़ना कहाँ से है, हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन। ठीक है, कि हमारी हेलो अरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, तो वो हमें हेलो अरीन्स की पढ़नी है। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। और बाई चांस अगर ऐसा हो कि स्कूल के अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, वैसे सिलेबस में नहीं है, हम भी आपको पढ़ा देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन। हेलो अरीन, देखिए तो पहले पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन आएंगे वो आएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भी सबसे पहले वही थी, यहाँ पे भी वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करें, हेलो अरीन्स डू नॉट इजीली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अभी जो मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कराने वाला हूँ कि भाई जो हमारे हेलो अरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं दे पाते, बहुत मुश्किल से देते हैं। अब ऐसा क्यों, तो उसके पीछे हमारे 4 रीजन है, जिसमें से सबसे पहला रीजन आता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये क्या चीज है भाई, रेजोनेंस इफेक्ट समझ लेते हैं जरा से। कह रहे हैं इन हेलो अरीन्स the electron pair on halogen are in conjugation with the pi electron of the ring। मैं पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। Due to which the carbon halogen bond acquires partial double bond character। Full stop। Following resonance structure of chlorobenzene prove that the carbon halogen bond possess डबल बॉन्ड कैरेक्टर मोर फ्रीक्वेंटली। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। देखो हमारा कोई सा भी हेलो अरीन है, जैसे कि मैं क्लोरोबेंजीन की अगर बात करूं तो बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, इजीली से समझ में आ जाएगा। बी की हमारा बेंजीन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड, और इस पे क्या लगा हुआ होगा, कार्बन के थ्रू एक क्लोरीन एटम लगा हुआ होगा। ठीक है, भाई क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 7वां ये होगा और 8वां ये होगा कार्बन का, तभी तो ये ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। होता क्या है कि ये कह रहे हैं कि हमारे कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। देखो क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग।
जो हमारे हेलोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन कायम आते हैं, डबल बॉन्ड वालों में तो आते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड वाले के साथ ये कॉन्जुगेशन में आते हैं। तो होगा क्या, मैं भी बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपका ये वाला कार्बन और क्लोरीन के ऊपर ज्यादातर, अभी हमें लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ज्यादातर चांसेस में जब भी हम कुछ ना कुछ कराएंगे तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कैसे होगा अभी समझ में आता है। भाई मान लीजिए कि ये वाला जो हमारा डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो वो इधर साइड टूटा, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है और एक ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है, ये वाले कार्बन को पर आ गया। उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा तब आएगा। थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हुआ तो पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि यह वाला जो मेरा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये मेरे इधर साइड टूटा है वाले कार्बन से, ठीक है। अब क्या होगा भाई, जब ये वाले कार्बन ने मेरे इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा वो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ चलना है आपको। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताते हुए भी जाना है, ताकि मुझे समझ में आता रहे कि आप लोग समझ रहे हो। क्या हुआ कि जब मेरा ये वाला बॉन्ड इधर साइड टूटा तो ये वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया भाई, जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, दिख पा रहा है जी, दिख पा रहा है आपको। अब क्योंकि जब मेरा इधर से ये बॉन्ड इधर टूटा है तो ये वाला जो कार्बन होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो ऊपर से क्लोरीन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन को दिया होगा। इसकी वजह से क्या हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे ये वाले कार्बन पे आया, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था पहले, यहाँ पे ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने इधर दे दिया। अब ऊपर वाले क्लोरीन ने जब अपने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज चला गया, दोबारा से न्यूट्रल हो गया। अब एक ऊपर वाले क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन और एक नीचे का इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर। अब ये वाले देखो कार्बन पे मेरे नेगेटिव चार्ज है। मैं क्या बता रहा था आपको कि ये इतनी आसानी से नहीं बनाता बॉन्ड। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे डबल बॉन्ड हो जाता है। तो ये वाले कार्बन से क्लोरीन को निकालना बहुत आसान बात नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जरा समझो क्या होगा भाई, यहाँ पे भी हमारे डबल बॉन्ड था, बना दिए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे बना दिए। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यह भी बहुत लंबी कहानी चलने वाली है। पहले बताओ पहला वाला स्टेप समझ में आया, इससे ये कैसे हुआ? हैंड रेज करिए जिसको समझ में आ गया। देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हुआ क्या कि ये जो मेरे डबल बॉन्ड वाला है, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना, तो शुरुआत यहाँ से हुई कि ये वाला, ये जो मेरा डबल बॉन्ड है वो ऊपर से नीचे की तरफ ये वाले कार्बन के ऊपर टूटा बॉन्ड, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाला जो कार्बन एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि ये बॉन्ड जब टूटा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए। अब जब ये बॉन्ड इसकी तरफ से टूटा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसके पास गया, तो ये वाला जो जिसपे क्लोरीन लगा हुआ है, ये वाले कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नीचे वाले कार्बन को देगा, तो पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब क्या हुआ, ये वाले कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन खाली और ऊपर वाले क्लोरीन के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो वाले क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और लेके अपने साथ शेयरिंग करवा ली, तो जिसकी वजह से मेरे ये वाला कार्बन और ये वाली क्लोरीन, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। बताओ ये बात समझ में आ पा रही है दीपांगी? नहीं। अब देखो, अब क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन को दिया था, तो इस क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसमें क्लोरीन ने अपना चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे फिलहाल ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब हम आगे बढ़े, अब देखो क्या होगा। अब बहुत ध्यान से समझना, बॉन्ड किधर को टूटना है, लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, तो ये वाला जो मेरा कार्बन है ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए।
समझ पा रहे हो भाई? अगर ये नेगेटिव चार्ज का कार्बन है तो ये वाला कार्बन मेरा पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज का कार्बन कब होगा? जब ये वाला जो मेरा बॉन्ड है वो इधर साइड टूटेगा। एक ये इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन पे और एक ये इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन पे। तो जब ये मेरा बॉन्ड इधर साइड टूटेगा तो अब देखो क्या कहानी होगी। मैं दोबारा से सेम देखो वैसे ही बना रहा हूँ। ये ऊपर ये Cl है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इधर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे अभी क्या है नेगेटिव है। अब क्योंकि ये वाला मेरा कार्बन इधर साइड में टूटा, ठीक है, तो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और जब ये इधर साइड टूटा है तो ये वाले नीचे वाले कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और चार्ज कैसा आ गया होगा भाई? जल्दी से बताओ। नेगेटिव आ गया होगा, शाबाश। अब क्योंकि ये वाले कार्बन पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा? अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये वाले कार्बन पे जाएगा। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मेरे ये वाले कार्बन पे गया, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऊपर जो था वो भी है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड बन गया। और पहले बॉन्ड यहाँ पे डबल था तो वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो अब ये मेरा थर्ड वाला स्ट्रक्चर बना। अब थर्ड वाला स्ट्रक्चर बताइए किस किसके समझ में आया? सब लोग हैंड रेज करिए। जिसके भी ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर समझ में आया वो हैंड रेज करके बताएं, जिसके नहीं आया तो वो पूछे मुझसे। ओके दलवी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। बाकी बच्चों आप लोग बताओ कि ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर कैसे बना? क्लियर है? दीपांगी, लबीबा को क्लियर है? उजैर आपको? ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं। अब देखो अब क्या होगा। अब फिर वही वाली बात है कि ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन, तो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब ये ऊपर की तरफ टूटेगा या नीचे की तरफ टूटेगा? बताओ। ऊपर की तरफ टूटेगा ये। जब ये ऊपर की तरफ टूटेगा तो देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ऊपर देखो अब भी क्लोरीन का आपका डबल बॉन्ड ही है और प्लस का चार्ज है, ठीक है भाई, यहाँ ठीक है। अब जब ये मेरे इधर साइड में टूट गया तो ये वाले कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और नेगेटिव चार्ज आ गया। ये वाले कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी इधर टूटा तो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन को देगा, तो इसका ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से इसका न्यूट्रल हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास बचेगा तो उसके साथ ये मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब ये फॉर्म बन गई। अब देखो एक फॉर्म आ जाएगी लास्ट वाली, वो मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ आपको। अब क्या होगा? अब समझिए, अब देखो ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला जो कार्बन होगा जिससे क्लोरीन बॉन्डेड है तो उसका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब उसका पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? जब ये क्लोरीन का मेरा बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा, ठीक है भाई। तो देखो क्या हो रहा है, ये बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब जब एक बॉन्ड ऊपर टूट गया तो क्लोरीन के पास तो भाई एक ही बचा रहा। अब क्लोरीन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये तो था ही। अब जब ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ टूटा है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गए, एक तो अपना ही है उसका और एक कार्बन वाला भी गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दिखा देता हूँ मैं। अब क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और उसने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन का वो पॉजिटिव चार्ज भी चला गया। सिंपल हो। अब देखो जब ये बॉन्ड इसकी तरफ टूटा तो ये वाला जो मेरा जिससे क्लोरीन वाला जो कार्बन है वो बॉन्डेड है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाला जो मेरा कार्बन है ये अपना बॉन्ड इसकी तरफ फेंकेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा।
तो ये वाले कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन और ये वाले कार्बन पे 2 थी, एक इसने इसको दे दिया, तो इसके पास एक ही बचा, एक ही आ गया। अब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 रेजोनेंस हाइब्रिड हमें मिले, 5 रेजोनेंट फिगर हमें मिली, 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर मिले, जिसमें हमने ये देख रहे हैं कि 5 में से 3 पोजीशन पे हमारे कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड ही है। सिर्फ इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में ज्यादातर हमें, जब हम बनाते हैं बेंजीन ऐसे बनाते हैं ना कि भाई ये लो बेंजीन बनाया और भाई क्लोरीन के साथ ये लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में ज्यादातर ये वाले कार्बन और ये वाले क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि देखो 5 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें से 3 पे हमारे डबल डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन एटम को कार्बन से निकालना आसान बात नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अच्छे खासी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने कहा कि भाई आपके जितने भी हेलो अरीन्स हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली नहीं हो पाएंगे। लिखा हुआ है देखो नीचे, देयरफॉर बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो अरीन्स इज मच मोर डिफिकल्ट देन हेलो एल्केन। क्योंकि हेलो एल्केन में क्या होता था, बस सिंगली तो हमारा बॉन्ड होता था कार्बन और कोई से भी हेलोजन के बीच में, लेकिन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड भी देखने को मिला हमें, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा हेलो अरीन्स के केस में। एज अ रिजल्ट दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली जो रिएक्शन है कम देंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको इसके अंदर याद दिला दूं, क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो भैया मैं दोबारा तो बना के दिखाऊंगा नहीं, आप कहोगे तो बता दूंगा। हमने क्या बात देखी, देखो जिस कार्बन के ऊपर हमारा हैलोजन लगा हुआ होता है तो उसके करीब वाली जो पोजीशन होती है उनको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। भैया ऑर्थो पोजीशन हो गई ये भी और ये भी, उसके नीचे वाली कौन सी कहलाती है भाई, मेटा पोजीशन, और सबसे दूर वाली कहलाती है पैरा पोजीशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ देखने को मिला, ऑर्थो पोजीशन, देखो ये ऑर्थो पोजीशन है यहाँ देखने को मिला, ये पैरा पोजीशन है यहाँ देखने को मिला, ये ऑर्थो पोजीशन है यहाँ देखने को मिला, मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी हमारा नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये बात अभी आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने रेजोनेंट स्ट्रक्चर देखे हैं हेलो अरीन के, उसमें हमारे कौन कौन से वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पे। क्योंकि आज या फिर कल ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई वो ऑर्थो और पैरा का क्या मकसद है हमारा, वो हम जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल पहला रीजन समझ में आया कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें नहीं देती, कौन, हेलो अरीन। बताइए सबको क्लियर है या कुछ पूछना है, फिर मैं इसको रख करता हूँ। भाई ये तो सवाल मुझसे करना चाहिए, आप कहाँ से हो। केमिस्ट्री की भी लिंक आपके पास आ गई है, फिजिक्स की भी आपके पास आ गई है, अभी है। मैं मुर्दाबाद से ही हूँ, हैकर वैकर तो नहीं हूँ भाई। अच्छा जी, चलो। तो मैंने नंबर लिखा था यहाँ पे, व्हाट्सएप का मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर नोट कर लो मेरा। चैट में सेंड कर दूँ, चलो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये लिंक कभी भी खत्म हो सकती है। व्हाट्सएप का मुझसे बात कर लेना जो भी करना। अरे भाई कहीं से तो लिंक पहुंची, ये तो भाई इन लड़कियों ने कहीं से कहीं पहुंचाई है, कहीं पे तो उठाई है आपने फ्लाइट। अच्छा, तो ये फिर लग रहा है उदय के जान पहचान का है। चलो फिलहाल मैं नंबर चैट में डाल दिया और वहां से कॉल पे कर लेना अगर मुझसे कोई बात करने वाली। चलिए।
अरे बस बस भाई बस, इतनी नजर मत लगाओ, मुझे नजर अच्छा खासी लगेगी तभी इतनी चोटें खा के बैठा हूँ मैं। चलो, हाँ एक्सीडेंट हुआ था भाई मेरा। चलिए बाकी भाई सब जल्दी से बताइए, क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, लबीबा को क्लियर है? ओके, चलिए आगे आते हैं भाई। हाँ जी, अब देखो दूसरा रीजन क्या है कि भाई हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ये अभी हमारा वो टॉपिक चल रहा है भाई, नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन के अंदर हमारा जो कार्बन है और जो हेलोजन है उनका नेचर कैसा है, तो वही तो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यह है हमारे सिलेबस में। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ध्यान से समझना, तो इस पॉइंट को आ जाएगा आसानी से। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, नोट्स में क्या लिखी हुई है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। दूसरा रीजन क्या है कि भाई ये क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कार्बन है, कार्बन इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड में जो हमारा कार्बन है वो इज sp2 हाइब्रिडाइज, वो sp2 हाइब्रिडाइज है भाई। अब देखो ये क्या है, समझते हैं। कह रहे हैं इन हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें, द कार्बन अटैच टू द हेलोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। देखो भाई हेलो एल्केन में ये तो होता था हमारा CH3 CH2 Br, तो ये जो हमारा हेलोजन है ये एक ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। मैंने आपको बताया था कि जब आपका कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो और वो सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, तो वो वाला आपका कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। डबल बॉन्ड वाला कैसा होता है भाई? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जो बना रहा है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये मैंने निकाल के भी दिखाए थे, तो मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बात याद दिला दी। तो यहाँ पे देखो मेरा हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला जो अल्फा कार्बन है वो मेरा कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें हेलो अरेंज के अंदर, ये तो हेलो एल्केन है, हेलो अरेंज में क्या होता है? ये जैसे कि ये मेरा एक बेंजीन है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये वाला जो कार्बन है, देखो यहाँ पे कार्बन होता है, हम दिखाते नहीं है, तो ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये जो मेरा अल्फा कार्बन होगा, बताओ ये कैसे हाइब्रिडाइज्ड होगा? वेरी गुड, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इससे हम क्या बात पकड़ सकते हैं कि भाई हेलो एल्केन के अंदर हमारा जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और हेलो अरेंज के अंदर जो हमारा अल्फा कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो भाई क्या दिक्कत है? इससे क्या फर्क पड़ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे? तो अभी बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया कि देखो लिखा हुआ है नोट्स में भी 25% S करेक्टर, समझो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब एक S है और 3 P वाले ऑर्बिटल हैं। ये क्या करते हैं? मतलब ये टोटल मिला के 4 हैं। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं भाई 100 में से 75 ये होंगे, 25 ये होंगे, मतलब S वाला जो है वो मेरा 25% है। फिर बता रहा हूँ भाई मेरे 4 ऑर्बिटल है ना जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें से 3 P वाले हैं और एक S वाला है। तो अगर ये मैं टोटल 100 मानूं तो 100 में से 25% मेरा S वाला हो गया और 75% P वाला हो गया। ठीक है, तो S करेक्टर जो है मेरा इसमें 25% है। क्या निकल कर रहा है यहाँ से बात कि भाई S करेक्टर हेलो एल्केन्स के अंदर तो कितना है? 25% है। अब ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो एक S वाला है और 2 P वाले ऑर्बिटल है, क्योंकि sp2 का मतलब क्या?
एक s और p2 का मतलब क्या है 2p वाले ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे टोटल 3 है, तो कितना बैठेगा s कैरेक्टर जो बैठेगा कितने % बैठेगा अभी बताओ थोड़ा सा। 33.3%। और p कैरेक्टर जो बैठेगा वो कितना बैठेगा 66.66%। अरे भाई ये 3 है ना, तो 100 में से एक हिस्सा, अरे 300 को 3 से डिवाइड करो आप, तो कितना आ रहा है 33.3 तो आ रहा है। तो उसमें से एक हिस्सा s का, तो s का 33 हो गया, और 2 हिस्से का एक है p के, तो 2 × 33 तो 66 ये हो गया। तो यहाँ से क्या बात निकल कर आ रही है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 25% है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 33.33% है। पहले तो ये बताओ ये कैसे आई परसेंटेज, क्लियर है सबको? लगी बात? ठीक है, चलिए अगर आपको कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हम निकाल सकते हैं, समझो ध्यान से। द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन हेलो अरीन विद ग्रेटर s करेक्टर। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन एटम जो है हेलो अरीन के अंदर, उसके अंदर s करेक्टर 33.33% है। हमेशा याद रखो जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोला मैंने कि जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है कि द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन हेलो अरीन विद ग्रेटर s करेक्टर मतलब 33.3% है, तो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ हेलोएल्कीन विच हैज लेसर s करेक्टर ऑफ 25%। मतलब क्या हो गया समझते हैं कि भाई ये वाला जो मेरा कार्बन है अल्फा कार्बन जिस पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्योंकि इसका s करेक्टर ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और क्योंकि इसका s करेक्टर 25% है मतलब कम है, तो ये क्या हो गया इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहां से हमने क्या बात निकाली, मतलब ये वाला जो मेरा कार्बन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि कार्बन और क्लोरीन के जो बीच में बॉन्ड होगा वो मजबूत होगा। वी कम होता जब मेरा ये जो कार्बन है, देखो भाई कार्बन हमारा क्लोरीन के मुकाबले तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्लोरीन चाहेगा कि भाई मैं कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भागना चाहूँ, लेकिन अब क्योंकि जब कार्बन भी हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है कार्बन और हेलोजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा आसानी से, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाले कार्बन के मुकाबले। तो यहाँ से देखो क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा, तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। लेकिन अब जब यहाँ से हमारा क्लोरीन निकल ही नहीं पा रहा, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से कहाँ से हो पाएगी। तो ये इसका मेन रीजन है कि भाई हमारा ये क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो s करेक्टर ज्यादा, s करेक्टर ज्यादा तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत, और जब ज्यादा मजबूत है तो बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी न्यूक्लियोफिलिक वाली, तो ये रिएक्शन हमारी नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो s करेक्टर 25%, s करेक्टर 25%, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन और हेलोजन का यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन मान लो, ये जो भी हमारा हेलोजन है तो उसका जो बॉन्ड है वो कमजोर होगा। मतलब यहाँ से हमारा जो हेलोजन है वो कार्बन से आसानी से बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो बॉन्ड यहाँ पे आसानी से टूट सकता है, तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो सकती है। तो ये बात नीचे लिखी गई थ्योरी के अंदर, देयरफॉर द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इन हेलोअरीन इज स्मॉलर, कि भाई कार्बन और हेलोजन के जो बीच की बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि जब बॉन्ड हमारा मजबूत है तो बॉन्ड लेंथ हमारी छोटी होगी,
मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है हमारी, उसको मैं और छोटा सा बनाता हूँ, इतनी छोटी सी बॉन्ड लेंथ होगी, इसमें थोड़ी सी ये लंबी होगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इन हेलोअरीन इज स्मॉलर देन दैट इन हेलोएल्केन, तो सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द शॉर्टर बॉन्ड, और क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, Thus, हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन। तो इसी वजह से हमारी जो हेलोअरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ हाँ, तो इसी वजह से जो हमारी जो हेलोअरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ कम रिएक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू हेलोएल्केन। तो ये हमारा सेकेंड वाला रीजन था। ये दोनों ही थोड़े बड़े बड़े रीजन थे, बाकी के दो रीजन छोटे थे। बताइए भी सेकेंड रीजन सबको क्लियर है? ठीक है, लबीबा ओके, उजैर अखिल को भी क्लियर है भाई? ओके भाई, वेरी गुड। चल बस इसके दो रीजन और कर लेते हैं आज। तीसरा रीजन क्या है जिसकी वजह से भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें नहीं देता आसानी से? थर्ड रीजन इज इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। बस खत्म कहानी। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या कि भाई हमारे हैलोजन को निकाल देना हमारे बेंजीन से। तो भाई ये जो हमारा बेंजीन वाला ग्रुप है, तो जब इससे हमारा हैलोजन निकलेगा तो ये जो बन गया हमारा ऊपर वाला कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हमारा फिनाइल कटायन होता है ये हाईली इनस्टेबल होता है, मतलब ये बहुत देर तक रुक नहीं पाएगा ऐसे। समझ पा रहे हो? हमने एक दिन और भी ये बात बताई थी कि भाई आपकी जो कोई सी भी जो रिएक्शन है, अगर वो रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में भी, जैसे कि उस रिएक्शन में होने के लिए हैलोजन यहाँ का हटना चाहिए। तो हैलोजन हटाने के बाद क्या ये अकेले रह पा रहा है? अगर ये अकेले रह पा रहा है तो आपकी आगे रिएक्शन हो पाएगी, तो ये तो कोई आपका आके इसके ऊपर लग पाएगा, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH माइनस। जब तक क्लोरीन हटेगा नहीं तब तक OH माइनस आएगा कहाँ से? तो बात ये आ रही है कि ये जो हमारा फिनाइल कटायन है, क्लोरीन को हटाने के बाद ये बहुत देर तक ऐसे ठहर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से दे ही नहीं पाएगा। भैया आप क्लोरीन को हटाओगे, कोई अचानक से एकदम से आता है इसको पर लग जाएगा, कोई और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो आप OH माइनस को ला ही नहीं पाओगे इसको पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बता दिया, बस इतना सा रीज़न है कि जो आपका फिनाइल कटायन है, फिनाइल को पॉजिटिव चार्ज तो कटायन कहलाएगा, तो ये हमारा हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। एंड द लास्ट रीज़न इज, कितना टाइम है हमारे पास? ठीक है, लास्ट रीज़न क्या है कि बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल इज लेस लाइकली टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच अरीन। समझो, हमने क्या देखा कि इसके रेजोनेटिंग फॉर्म में यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज देखने को मिला, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज देखने को मिला था, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज देखने को मिला था। अब हम करा क्या रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज लगा जो कि खुद नेगेटिव होता है, जैसे कि OH माइनस। अब मैं OH माइनस इसके पास लेकर आना चाह रहा हूँ, तो देखो तीन जगह पे तो खुद ही नेगेटिव चार्ज है। जब ये OH माइनस वाला ग्रुप इसके करीब आना चाहेगा तो ये इसको रिपेल करेगा या नहीं करेगा? बताओ। रिपेल करेगा, तो जिसकी वजह से हमारा OH माइनस ग्रुप बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा। तो ये बात लिखी हुई है, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्जन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, इज लेस लाइकली टू अप्रोच टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच अरीन, तो वो
बहुत ही मुश्किल से इस इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स के पास आना चाहेगा क्योंकि रिपल्जन होगा। तो ये हमारा रीजन था व्हाई हेलोअरीन्स डज नॉट शो मच रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने पूरा पढ़ लिया इसके अंदर कि भाई हमारा कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड का नेचर कैसे होता है, सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं हेलोअरीन्स की, और ये कंप्लीट होते ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारी, जब हम इस के ऊपर जो भी हमारा हेलोअरीन है वहाँ से हम क्या करें, वहाँ से उस हेलोजन को हटा के OH ग्रुप लगा दें। तो मीन्स हेलोअरीन से हम इसको क्या बना दें, अल्कोहल बना दें। तो इसको हम डोप प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये हम कल से कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही रहना देते हैं। आज हमने पढ़ा कम है थ्योरी वाइज, लेकिन समझा ज़्यादा है, तो इन सबको अच्छे से पढ़िएगा। और अगर पहले के भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना भाई, वरना अगर बिना देखे यहाँ पर आए हो तो फिर तो 50% ही समझ में आ पाएगा आपके। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। ओके।